हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करने वाले हैं दृष्टि द विजन की बुक से। और इसमें सबसे खास चीज़ आपको होने वाली है कि जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपको लेसन भी समझ में आ गया, दूसरी चीज़ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इसी में। यानी ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होगा तो और भी जितने लोग तैयारी करते हैं उनको आप शेयर करिएगा ज़रूर से, और पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, यानी लेखांकन क्या होता है। बुक कीपिंग यानी आधुनिक पुस्तपालन प्रणाली का जन्मदाता इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दर्शनशास्त्री लूकस पेसियोली को माना जाता है। इनकी पुस्तक डी कंप्यूटिसेट एट स्क्रिप्चरिस नाम से वेनिस नगर में 1494 में प्रकाशित हुई, जिसमें पुस्तपालन प्रणाली के सिद्धांतों और नियमों का वर्णन मिलता है। 1543 में ह्यूग ओल्ड कैसिल के द्वारा इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग शब्द की रचना पुस्तक यानी बुक और पालन यानी कीपिंग के योग से हुई है। पुस्तक का अर्थ बही और पालन का अर्थ नियमानुसार पालन करना या संयोजित तरीके से रखना है। बुक कीपिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक कंपनी, गैर लाभकारी संगठन, व्यक्तिगत आदि के लिए वित्तीय लेन देन के भंडारण, रिकॉर्डिंग, नियमानुसार रखना, प्रविष्टि करना, व्याख्या करना, इसकी प्रक्रिया को शामिल किया गया है। बुक कीपिंग में व्यवसाय से संबंधित लेन देन का विवरण और सूचना का निष्पादन सटीकता से प्रतिदिन किया जाता है। बुक कीपिंग में सामान्यतः रसीद, खाता धारक को बेचा गया माल, क्रय किया गया माल और भुगतान की गई राशि से संबंधित विवरण होते हैं। बुक कीपिंग में ये एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि लेखांकन से संबंधित विशिष्ट क्रिया होती है, जिसका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि हर एक लेन देन, चाहे वो बिक्री हो या खरीद है, दर्ज किया जाना चाहिए। पुस्तपालन की परिभाषाएं क्या हैं? तो अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। पुस्तपालन को कई रूप से परिभाषित किया गया है। जैसे J.R. बार्टली बॉय ने की परिभाषा है, पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की कला है। ये परिभाषा है A.H. रोसेनकैम्प का। पुस्तपालन की विशेषताएं क्या है? पुस्तपालन विज्ञान माना जाता है क्योंकि ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को दर्शाता है। पुस्तपालन कला माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था से संबंधित है जिसकी प्रथाओं के अनुसार लेन देन को रिकॉर्ड करने का कार्य किया जाता है। पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई रोजना मचा प्रविष्टि से है। पुस्तपालन की जो प्रारंभिक इकाई है वो रोजना मचा प्रविष्टि है। पुस्तपालन की बहियों की प्रकृति और संख्या व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। पुस्तपालन में आर्थिक लेन देन किसी विशेष समय या अवधि से संबंधित होते हैं। और छठवां इसकी जो विशेषता है वो है व्यवसायिक लेन देनों के आर्थिक परिणामों को पुस्तपालन की बहियों से जाना जाता है। पुस्तपालन की बहियों से जाना जा सकता है, जैसे कि क्रय, विक्रय, नकद संपत्तियां एक्सेट्रा। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग क्या है? लेखांकन सूचनाएं सभी संबद्ध पक्षों को संप्रेषित की जा सकती है। लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि व्यापारिक उपलब्धियों का मापन करने से, लेखांकन नियंत्रण, तुलनात्मक अध्ययन करना, भविष्य की योजना बनाना, वैधानिक अध्ययन के रूप का निर्धारण करना, व्यापारिक निर्णय लेना और योजनाओं का निर्धारण करना। ये सब लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोग करता है। व्यापार का स्वरूप चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, उसकी मूल भाषा लेखांकन होती है, जिसके आधार पर उपयोगकर्ता व्यापार से संबंधित उचित निर्णय लेते हैं। जैसे कि व्यापार का स्वामी यानी द प्रोप्रिएटर ऑफ बिजनेस। व्यापार स्वामी जब अपने व्यापार में पूंजी लगाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभार्जन करना होता है।
वो लेखांकन का प्रयोग करके जान सकता है कि व्यापार किस दशा में जा रहा है, कितना लाभ हुआ है और व्यापार की स्थिति क्या है। ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर जो होता है, प्रबंधक, व्यापार में भविष्य की योजना और व्यवसायिक कार्यकलाप का मूल्यांकन लेखांकन के माध्यम से मैनेजर द्वारा किया जाता है। एम्प्लॉयज़ का क्या रोल होता है, कर्मचारी का? लेखांकन के माध्यम से कर्मचारी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उनका हित कहाँ तक सुरक्षित है। वहीं क्रेडिटर्स, लेनदार, उधार माल बेचने वाले और उधार सेवाएं देने वाले ये जान सकते हैं कि व्यापार में कितना धन उधार और ऋण का विनियोग किया जा सकता है। और गवर्नमेंट लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से समाज के निम्न वर्गों के लिए योजना का निर्धारण कर सकती है। ये चीज़ें जो है सरकार कर सकती है लेखांकन के माध्यम से। लेखांकन के माध्यम से सरकार भविष्य की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। वहीं इन्वेस्टर्स जो होते हैं, निवेशक, वो लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से ये जान सकता है कि किस व्यापार में कितना निवेश करना है, कौन सा निवेश उसके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक है। स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी, स्थानीय जो लोग हैं वो लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से अपने लिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को जान सकते हैं। तो ये तो बात हुई लेखांकन के उपयोगकर्ता के बारे में। आगे हम बात करेंगे लेखांकन की विधियां क्या क्या है। इकहरी लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे अपूर्ण बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में कुछ लेन देनों का लेखा दो खाते में किया जाता है, कुछ का एक खाते में और कुछ का लेखा नहीं किया जाता है। ये प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सिंगल एंट्री सिस्टम। वहीं एक दोहरा लेखा प्रणाली होता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम। इस वाणिज्य प्रणाली का आमतौर पर बड़े व्यापारी स्थानों द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक होता है डेबिट, डीआर, डायरेक्ट रिकॉर्ड, डेबिट रिकॉर्ड, और दूसरा क्रेडिट। ये प्रणाली सबसे वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से संगठित मानी जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली। तीसरी प्रणाली है भारतीय प्रणाली, यानी इंडियन सिस्टम। इस प्रणाली को देशीय बही खाता प्रणाली और महाजनी खाता प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग भारत की विभिन्न भाषाओं में किया जाता है। चौथी प्रणाली है नकद प्रणाली, यानी कैश सिस्टम। इस प्रणाली में रोकड़ बही से लेन देन का लेखा किया जाता है नगद प्रणाली से, जिसमें नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों का उल्लेख किया जाता है, जिसके माध्यम से भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ये प्रणाली विद्यालय, क्लब, संघ, अस्पताल आदि जैसी सम कल्याण और सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं में प्रयोग की जाती है। लेखांकन के उद्देश्य क्या है? लेखांकन का उद्देश्य है अशुद्धियों पर नियंत्रण करना, व्यापार की खरीद व बिक्री की स्थिति में आवश्यक जानकारी प्रदान करना, व्यापार का स्थायी रिकॉर्ड दिखाना, व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता करना, स्टॉक की मात्रा और मूल्य की जानकारी प्राप्त करना, शेयर धारकों, प्रबंधकों, लेनदारों, कर्मचारियों, सरकार को व्यापार की वित्तीय स्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है लेखांकन का उद्देश्य। कर योग्य आय का निर्धारण करना है और समायोजन करना लेखांकन के उद्देश्य हैं। तो आगे हम लेखांकन के समीकरण को देखेंगे, इक्वेशन को। लेखांकन समीकरण, जिसे स्थिति विवरण समीकरण भी कहा जाता है, इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि संपत्तियां, एसेट, दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर होती है दायित्व और पूंजी के। ये है लेखांकन का इक्वेशन। लेखांकन के लाभ क्या हैं? लेखांकन से व्यापार की वास्तविक स्थिति, जिसमें कि संपत्ति और दायित्व हैं, संपत्ति और दायित्वों की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। वास्तविक स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में सहायता प्राप्त होती है। इसके साथ ही लेखांकन कर्मचारियों के छल कपट से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखांकन विभिन्न प्रकार के करों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। लेखांकन व्यवसाय के क्रय और विक्रय के समय व्यापार के उचित मूल्यांकन का माध्यम साबित होता है।
इससे व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है लेखांकन से। लेखांकन जो है ये वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण लेते समय भी सहायक सिद्ध होते हैं। व्यापार की कमियों और खामियों को समझने में सहायक होते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किए जाने के निर्णय में भी लेखांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न वर्षों के अपने प्रदर्शन से तुलनात्मक अध्ययन करने में लेखांकन सहायता प्रदान करता है। साथ ही प्रतिद्वंदी व्यवसाय से भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई लेखांकन से क्या लाभ है। लेखांकन चक्र के बारे में हम आगे देखेंगे। लेखांकन चक्र कैसा है। लेखांकन चक्र एक वित्तीय वर्ष यानी 12 महीने का होता है जो कि लेन देनों के तत्काल बाद रोजनामचा प्रविष्टियों के निर्माण से शुरू होकर के अंतिम खाते के निर्माण पर जाकर के खत्म हो जाता है। रोजनामचा प्रविष्टियों के निर्माण से शुरू होता है और अंतिम खाते के निर्माण पर जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये है लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र के कई चरण होते हैं। ट्रांजैक्शन होता है यानी लेन देन, रोजनामचा यानी जर्नल और खाता बही लेजर। तुलनात्मक तुलन पत्र यानी ट्रायल बैलेंस होता है। व्यापारिक खाता अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगला है आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। ये है लेखांकन चक्र के चरण। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आधारभूत लेखांकन शब्दावली। व्यापारिक सौदा क्या है। अब हर चीज़ के छोटे छोटे मतलब आप समझने वाले हैं। छोटी छोटी परिभाषा है, इनके डेफिनेशन है इनके। व्यापारिक सौदा क्या होता है। व्यापार में मुद्रा या मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण व्यापार सौदा कहलाता है। व्यापार में मुद्रा या मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण व्यापारिक सौदा यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। कैपिटल क्या होती है। पूंजी। पूंजी बराबर होता है कुल संपत्ति में से कुल दायित्व निकाल देंगे तो पूंजी निकल आएगा। तो पूंजी जो है दो प्रकार की हो गई, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो है स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन और मशीनरी आदि के संदर्भ में निवेशित की गई राशि होती है। और कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, चालू संपत्ति में से चालू दायित्व निकाल देंगे तो वो हो जाएगी कार्यशील पूंजी। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। ड्रॉइंग क्या होती है। ड्रॉइंग यानी आहरण। आहरण जो है जब नगद राशि और माल का प्रयोग व्यापारी के घरेलू व्यय और निजी प्रयोग के लिए किया जाता है तो उसे आहरण यानी ड्रॉइंग कहते हैं। व्यापार का स्वामी यानी प्रोप्रिएटर ऑफ द फर्म वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो व्यापार से संबंधित सारे निर्णय, जोखिम और समस्त रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है और जिसका व्यापार के लाभ पर स्वामित्व होता है और जो हानि का वहन करता है वो व्यापार का स्वामी कहलाता है। एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति साझेदारी फर्म में सभी साझेदार और संयुक्त पूंजी कंपनी में सभी हिस्सेदार स्वामी कहलाते हैं। चालू या चालू संपत्तियां क्या है। करेंट और फ्लोटिंग एसेट्स। हार्वर्ड और अपटन के अनुसार सामान्य रूप से चालू संपत्तियों का अभिप्राय उन संपत्तियों से होता है जो कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा अल्पकाल प्रायः 1 वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित हो, जैसे कि देनदार, व्यापारिक रहतियां एक्सेट्रा। अस्थायी संपत्तियों में तरल संपत्तियां यानी लिक्विड एसेट्स शामिल होती हैं। मूर्त संपत्तियां क्या होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वे संपत्तियां जिनको हम देख और स्पर्श कर सकते हैं वो मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं, जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी एक्सेट्रा। ये मूर्त संपत्तियां हैं। अमूर्त संपत्तियां क्या होती है। इंटेंजिबल एसेट्स वो संपत्तियां जिन्हें भौतिक रूप में देखा व स्पर्श नहीं किया जा सकता वो है इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि ख्याति और व्यापारिक चिन्ह जिन्हें हम देख और स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लायबिलिटीज क्या होता है। दायित्व। कोई भी व्यक्ति व्यापार के लिए धनराशि लेता है जो उसके बाद में चुकाना पड़े वो दायित्व कहलाता है। दीर्घकालीन दायित्व क्या है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के बाद देय दायित्व दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के बाद अगर जो चीज़ें ऋण रह जाती है वो दीर्घकालीन दायित्व कहलाती है। जैसे कि बॉन्ड, वित्तीय संस्था से लिया गया अवधि ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। पूंजीगत प्राप्तियां एक प्रकार की राशि होती है जो कि व्यापार के लिए दूसरों के द्वारा प्रदान की जाती है और ऋण के योगदान का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक निश्चित परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व भी करती है। राजस्व प्राप्तियां क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कोई भी आय जो माल की बिक्री पर आय, निवेश पर ब्याज, कमीशन, किराया के रूप में प्राप्तियां होती हैं वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। स्थगित आयगत व्यय क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो आयगत व्यय जिस पर लाभ व्यापार को वर्तमान वर्ष में होने के साथ साथ भविष्य में भी होता है, भविष्य भी प्राप्त होता है, वो स्थगित आयगत व्यय कहलाता है। वो आयगत व्यय जिस पर लाभ व्यापार को वर्तमान वर्ष में होने के साथ साथ भविष्य भी प्राप्त होता है वो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि विज्ञापन, प्रारंभिक व्यय एक्सेट्रा। क्रय वापसी क्या होती है? परचेस रिटर्न। क्रय किए माल में कुछ माल किसी कारणवश वापस कर दिया जाना क्रय वापसी कहलाता है। विक्रय वापसी क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न्स। व्यापार का माल जब ग्राहकों के द्वारा विक्रेता को वापस कर दिया जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। रहतिया क्या होता है? स्टॉक। किसी अवधि के अंत में अविकृत मदों, अर्धनिर्मित मदों आदि का मूल्य रहतिया कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। आधारभूत प्रलेख क्या होता है? वाउचर डॉक्यूमेंट्स। व्यापार की बाह्य आर्थिक क्रियाओं से संबंधित लिखित प्रलेख को आधारभूत प्रलेख कहा जाता है, वाउचर डॉक्यूमेंट्स कहे जाते हैं। व्यापारिक छूट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। जब विक्रेता के द्वारा स्वतः क्रेता को क्रय मूल्य पर कुछ कटौती दी जाती है, जब विक्रेता के द्वारा स्वतः ही क्रेता को क्रय मूल्य पर कुछ कटौती दी जाती है तो वो व्यापारिक छूट कहलाता है। नगद छूट क्या होता है? कैश डिस्काउंट। विक्रेता के द्वारा क्रेता को नगद बिक्री के समय या एक निश्चित समय के अंदर भुगतान करने पर दी जाने वाली निश्चित छूट जो है वो नगद छूट कहलाती है। ऋण या देनदार कौन होता है? डेबिटर्स, डेब्टर्स। व्यापार की रकम जिस व्यक्ति या संस्था के पास बकाया होती है उसे ऋणी कहा जाता है। लेनदार कौन होता है? लेनदार। क्रेडिटर्स। व्यापार के उक्त व्यक्ति या संस्था जिसका बकाया होता है वो लेनदार होता है। ठीक है, तो ये तो चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है, यानी आपने लेखांकन के इंट्रोडक्शन आपने ले लिया, इंट्रोड्यूस हो गए आप लेखांकन के साथ। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी तैयार हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय संबंधित प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही जवाब है 1494 में। बुक कीपिंग फर्स्ट बुक 1494 में प्रकाशित हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, कार्यालय भवन का भाड़ा 5,000 रुपये दिया, ये क्या है? ये लेन देन है। 5,000 रुपये दिया कार्यालय भवन का भाड़ा, ये लेन देन है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए मूल्य का माल बेचने पर 2,000 का अंतिम रहतिया था, ये क्या है? ये एक घटना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक घटना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दायित्व कहा जाता है। स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को दायित्व कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना आधारित है, किस पे आधारित है? सारता अवधारणा पे आधारित है। वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना, ये सारता अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा समय अवधि। स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है? सही जवाब होगा इकाई अवधारणा पर। इकाई अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ये विचार कि स्वामी व्यापार से पृथक है, ये अवधारणा किस अवधारणा पर आधारित है? पृथक इकाई पर। ये विचार कि स्वामी व्यवहार से पृथक है, ये पृथक इकाई अवधारणा पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है। इसका सही जवाब होगा लागत अवधारणा है। लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है लागत अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है वो क्या कहलाता है? देनदार कहलाता है। जिस व्यक्ति को फर्म को धन देना है वो देनदार कहलाता है। निम्नलिखित में से चालू दायित्व है लेनदार। ऑप्शन डी, लेनदार चालू दायित्व है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी काल्पनिक संपत्ति है? ख्याति। ख्याति जो है ये काल्पनिक संपत्ति है, यानी इसको अवास्तविक नहीं काल्पनिक संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, ख्याति जो है ये काल्पनिक संपत्ति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होता है? फर्नीचर। सही जवाब है फर्नीचर। फर्नीचर स्थायी संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त पूंजी कंपनी में व्यापार का स्वामी कौन होता है? अंशधारी होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी में व्यापार का स्वामी अंशधारी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा स्थायी संपत्ति नहीं है? बैंक में रोकड़। सही जवाब होगा बैंक में जो रोकड़ है वो स्थायी संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में स्वामी होता या होते हैं? कौन होते हैं साझेदारी फर्म में स्वामी? सभी साझेदार होते हैं। सभी साझेदार साझेदारी फर्म में स्वामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्यय जिसका लाभ व्यापार के वर्तमान वर्ष में प्राप्त होने के साथ साथ भविष्य में भी प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। सही जवाब होगा पूंजीगत व्यय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 के 8 के अनुसार एक व्यक्ति उस समय दिवालिया घोषित कर दिया जाता है जब वो व्यवसाय की सामान्य प्राप्ति में अपने ऋण के भुगतान में असमर्थ होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी व्यवहार के तुरंत बाद उक्त व्यवहार को जिस बही से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने उसको पढ़ा, आपको याद होगा, रद्दी बही कहते हैं। किसी भी व्यवहार के तुरंत बाद उक्त व्यवहार को जिस बही से लिखा जाता है उसको रद्दी बही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की भाषा कैसी होती है? कौन सी भाषा है लेखांकन की? मुद्रा मात्रक। मुद्रा मात्रक लेखांकन की भाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चार्टर्ड लेखपाल जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वो सार्वजनिक लेखापाल कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक लेखापाल। क्वेश्चन नंबर 22, लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता नहीं है। कौन इसमें से लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अवयस्क। अवयस्क जो होते हैं वो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता नहीं होते हैं। बाकी ऋणदाता भी होते हैं, निवेशक भी होते हैं और स्वामी भी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंधक लेखांकन है। लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक अभिलेखन तकनीक प्रबंधन लेखांकन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? लूकस पेसियोली। सबसे स्टार्टिंग में जब आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया तभी आपको पता चला कि ये इटली के हैं, लूकस पेसियोली हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में 24 क्वेश्चन है और इसमें आपको जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें आपको आंसर भी मिलेंगे, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व करिएगा जरूर से पीडीएफ लेकर के टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का सैद्धांतिक आधार हम जानने वाले हैं। लेखांकन का कई शताब्दियों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रथम चरण में लेन देन से लेकर के रोजना मचा प्रविष्टि, व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए निश्चित सिद्धांत का पालन किया जाता है। लेखांकन के कार्य और व्यवहार में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली संकल्पनाएं और आधारभूत सिद्धांत ही लेखांकन सर्वमान्य सिद्धांत कहलाते हैं। लेखांकन सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? अमेरिका के प्रमाणित लोक लेखपालों की संस्था के अनुसार लेखांकन सिद्धांत एक सामान्य नियम या कार्य के दिशा निर्देश हेतु बनाए गए या फिर कथित नियम है। ये आचरण या व्यवहार का आधार है।
लेखांकन सिद्धांत नियम है जो कि रीति रिवाज, प्रचलित तरीकों या परंपराओं पर आधारित होते हैं और सभी लेखांकन व्यवहार उन पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत अचल नहीं होते हैं बल्कि समय के परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, ये अमेरिका का थ्योरी है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार लेखांकन के नियम और प्रक्रिया से जुड़े सिद्धांतों के समूह को लेखांकन का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि प्रचलित व्यवहारों की व्याख्या रूपी सेवा देता है और विकल्प रहने पर परंपरा या प्रक्रिया के चुनाव हेतु मार्गदर्शन करता है। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? लेखांकन का विकास कई शताब्दियों में हुआ है। इस अवधि में कुछ लेखांकन मान्यताओं, अवधारणाओं और प्रथाओं का क्रमिक रूप से सृजन हुआ है। ये मान्यताएं, अवधारणाएं लेखांकन की प्रक्रिया में सहायक होती है। लेखांकन मान्यताओं, अवधारणाओं और प्रथाओं को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत या लेखाकरण के सर्वमान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। लेखांकन के सिद्धांतों का किसी भी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये व्यवहार, प्रयोग, तर्क, अनुभव के परिणाम है। ये सभी सिद्धांत प्रयोगकर्ताओं, लेखाकारों के द्वारा स्वीकृत व मान्य होती है। इन्हीं को आधार मान करके भारतीय संधि लेखाकार संस्था यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रभावों का निर्माण करता है। लेखांकन प्रथाओं का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? लेखांकन करते समय हमें एक निश्चित और लेन देन से चली आ रही प्रक्रिया का पालन करना होता है। स्वाभाविक रूप से लेखपालों को लेखांकन की परिपाटी और नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों को लेखांकन प्रथाओं यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से जाना जाता है। लेखांकन प्रथाओं के कई प्रकार होते हैं। 4 तरह के लेखांकन प्रथा होती हैं। रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, नियमितता की प्रथा और सारता की प्रथा। 4 तरह की प्रथाएं होती हैं लेखांकन की। तो एक एक करके इन चारों प्रथाओं के बारे में हम समझेंगे, हम जानेंगे। रूढ़िवादिता की प्रथा कैसी है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस प्रथा के अनुसार भविष्य में होने वाली हानियों के लिए प्रावधान पहले से ही करना चाहिए और लाभ को लाभ तभी माना जाना चाहिए जब इसकी प्राप्ति हो। ये कारण है कि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों में से ह्रास यानी डिप्रिशिएशन को घटाया जाता है और लेखों में सभी संभव हानियों की व्यवस्था की जाती है और सभी संभावित लाभों को नहीं लिखा जाता है। देनदारों के लिए संभाव्य डूबत ऋण का आयोजन किया जाता है, जो कि अंतिम रहतिया शेष होता है उसका मूल्यांकन क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर किया जाता है। यह है रूढ़िवादिता प्रथा। जी.ए. ली के अनुसार संदेह की दशा में वो तरीका अपनाया जाएगा जिससे लाभ का अंक और या संपत्ति का मूल्यांकन न्यूनतम रहे या फिर हानि का अंक और या दायित्व का मूल्यांकन अधिकतम रहे। दूसरी प्रथा है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा यानी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा में लेखांकन का कार्य पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी, नियमानुसार और सैद्धांतिक तरीकों से किया जाता है। इस प्रथा में व्यापार की गुप्त बातों और गैर जरूरी मदों को छोड़ दिया जाता है। लेखांकन को सारगर्भी तथ्यों को आर्थिक चिट्ठा के नीचे टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाता है। अगली प्रथा है नियमितता की प्रथा यानी कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। लेखांकन की इस प्रथा के अनुसार विभिन्न वर्षों में लेखांकन की रीतियां एक समान रहनी चाहिए ताकि विभिन्न वर्षों के बीच तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सके। परिस्थिति की मांग के अनुसार नियमितता की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लेखा विधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाना अनिवार्य है। और चौथी प्रथा है सारता की प्रथा यानी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इस प्रथा के अनुसार वित्त रहित तथ्यों और घटनाओं को छोड़ दिया जाता है और केवल वित्त युक्त महत्वपूर्ण और उपयोगी घटनाओं और तथ्यों को ही लिखा जाता है।
इस प्रथा में वित्तीय विवरणों में रुपए के सन्निकट परिणामों को लिखा जाता है और पैसे को छोड़ दिया जाता है। कोई मद जो एक संस्था के लिए सारपूर्ण है वही किसी अन्य संस्था के लिए सारहीन हो सकती है। लेखापाल अपने विवेक, आवश्यकता और सुविधानुसार किसी आर्थिक घटना को सारपूर्ण या सारहीन मान सकती है। लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं। क्या क्या अवधारणा है लेखांकन की? लेखांकन अवधि अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत का मूल्य उद्देश्य इस सिद्धांत का लेखांकन अवधि अवधारणा की सिद्धांत जो है, इसका मूल उद्देश्य सभी व्यवसायिक लेन देनों का समय रहते लेखा करना और प्रबंधन के समकक्ष उपस्थित करना है। वित्तीय लेखी आवश्यकता के अनुरूप मासिक, तिमाही और छमाही भी हो सकती है। व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए समय समय पर वित्तीय लेखों की आवश्यकता समयबद्ध होनी चाहिए। इन वित्तीय लेखों के साथ पिछले वर्ष के समान अवधि के लेखों को भी दिखाया जाता है। 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहते हैं। 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहते हैं, जो कि दो तरह की हो सकती है। एक कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है और दूसरा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दूसरा सिद्धांत है, दूसरी अवधारणा है द्विपक्षीय अवधि अवधारणा यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार में लगी कुल संपत्तियां हमेशा उसके कुल दायित्वों के बराबर होती है। कुल संपत्तियां हमेशा उनके कुल दायित्वों के बराबर होती है। जब कोई व्यवहार या लेन देन किया जाता है तो उस सौदे के सदैव दो पक्ष होते हैं। इन दोनों पक्षों को नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली का सृजन हुआ है। द्विपक्षीय अवधारणा यानी डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम लेखांकन समीकरण को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो ये 3 समीकरण होते हैं। एसेट इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अगर सिर्फ आपको एसेट मालूम होगा, एसेट का इक्वेशन मालूम होगा, तो आप कैपिटल और लाइबिलिटीज का बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको मालूम होगा। अगर संपत्ति इक्वल टू पूंजी और दायित्व का जोड़ है तो पूंजी क्या हो जाएगा, अगर पूंजी इधर आ जाएगा तो एसेट इधर आ जाएगा और दायित्व इधर आए तो ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको लाइबिलिटीज निकालनी है तो संपत्ति यहीं रह जाएगा, कैपिटल इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका समीकरण। आते हैं हम अगली अवधारणा पे, मुद्रा मापन की अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वैश्विक स्तर पर किसी भी लेन देन, सेवाओं, व्यवहारों, क्रय विक्रय के लिए प्रत्येक देश में इसकी वैधानिक मुद्रा निर्धारित होती है। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों और घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनकी माप मुद्रा में की जाती है। ऐसा करने से लेखांकन सरल, समझने योग्य और तर्कसंगत हो जाता है। व्यापार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका उल्लेख लेखांकन में करना संभव नहीं होता है, जैसे कि औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति आदि में परिवर्तन, प्रबंधन कर्मचारी संबंध, हड़ताल से प्रभाव, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन और मुद्रा की मूल्य में उच्चावचन, मुद्रा प्रसार आदि। इनका जो उल्लेख है वो लेखांकन में करना संभव नहीं होता है। अगली अवधारणा है प्राप्ति की अवधारणा यानी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से आगम को किस स्तर पर अर्जित माना जाए। वस्तु की बिक्री की स्थिति में आय उस समय मानी जाएगी जब वस्तु के विक्रेता ने वस्तु रूपी संपत्ति को क्रेता को हस्तांतरित कर दिया है। ठीक है, ये है प्राप्ति की अवधारणा। अगली अवधारणा है पृथक इकाई की अवधारणा यानी सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के दृष्टिकोण से व्यापारी और व्यापार दोनों का ही अपना अलग अलग स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व होता है। व्यापारी के द्वारा व्यापार को पूंजी देने पर व्यापारी जो है वो व्यापार का लेनदार माना जाता है, जिसका विवरण आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में किया जाता है। इसी भांति व्यापारी व्यापार से निजी प्रयोग के लिए माल या नगद लेता है तो इसे व्यापारी के आहरण के रूप में लिखा जाता है। व्यापारी के आहरण के रूप में लिखा जाता है। लेखांकन अवधि के दौरान पूंजी में से आहरण को हटा दिया जाता है।
लेखांकन अवधि के समय पूंजी में से आहरण को घटा दिया जाता है। इस आधार पर वित्तीय विवरण बनाने की सुविधा होती है। अगली अवधारणा है लागत अवधारणा यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को अर्जित किए गए मूल्य यानी लागत मूल्य पद दर्शाया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार लागत मूल्य पद दर्शाया जाता है, चाहे उसका बाजार मूल्य बाद में घट या फिर बढ़ जाए। संपत्तियों का व्यापार की नीति और संपत्ति की प्रकृति के अनुसार ह्रास लगाया जाता है। जैसे कि यदि एक मशीनरी का बाजार मूल्य 4800 है और लागत मूल्य 4200 है और लेखांकन के लिए 4200 का उल्लेख बही खाता में किया जाएगा। ठीक है। अगली अवधारणा है लेखांकन संतुलन अवधारणा यानी अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा का मुख्य सार है कि व्यापार में संपत्तियों को क्रय करने के लिए एक कोष पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है, पहले ही निर्धारित कर ली जाती है एक कोष। व्यापार के स्वामी के स्वामित्व में जो भी संपत्तियां या वस्तुएं होती हैं उन्हें व्यापार के स्वामी की संपत्तियां कहा जाता है। इस अवधारणा को हम कई समीकरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इस अवधारणा को। संपत्ति यानी एसेट बराबर होता है समताएं इक्विटीज के। संपत्ति बराबर होती है स्वामित्व समता यानी ओनर इक्विटी और दायित्व या बाहरी दायित्व लायबिलिटीज के बराबर होती है स्वामित्व समता और दायित्व या बाहरी दायित्व बराबर होती है संपत्तियों के। अगला इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन था। अगली अवधारणा है सतत व्यापार अवधारणा यानी गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार अनंत समय अवधि तक चलता रहेगा। तो ये दो आपने एक इक्वेशन देख लिया। इस अवधारणा को हम इन समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एसेट इक्वल टू इक्विटीज और एसेट जो है बराबर होती है ओनर इक्विटीज और लायबिलिटीज के। ओनर इक्विटीज और लायबिलिटीज को मिला करके एसेट बनता है। तो अगली अवधारणा है सतत व्यापार अवधारणा यानी गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार अनंत समय अवधि तक चलता रहेगा जब तक इसे बैंकों के द्वारा या अन्य वैधानिक मशीनरी द्वारा दिवालिया घोषित न किया जाए। व्यापार अपनी सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीर्घकालीन नियुक्ति करता है, स्थायी संपत्ति खरीदता है, दीर्घकालीन अनुबंध करता है। ये अवधारणा सभी प्रकार के व्यापार, चाहे उनकी प्रकृति छोटी हो या फिर बड़ी पूंजी वाले की हो, सब में व्याप्त रहती है। इस अवधारणा के आधार पर ही आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में कुल दायित्वों को दीर्घकालीन दायित्वों और चालू दायित्वों तथा कुल संपत्तियों को स्थायी संपत्तियों चालू दायित्वों के रूप में दिखाया जाता है। इसी अवधारणा के आधार पर ही आर्थिक चिट्ठे के बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में कुल दायित्वों को दीर्घ अवधि दायित्वों और चालू दायित्वों तथा कुल संपत्तियों को स्थायी संपत्तियों चालू दायित्वों के रूप में दिखाया जाता है। अगली अवधारणा है जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा यानी वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेखों व लेन देनों को प्रलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित होना चाहिए। इन प्रलेखों में बिल, बीजक, कैश अनुबंध, मजदूरी और वेतन विपत्र, व्यापारिक पत्र, प्रमाणक को शामिल किया जाता है। इस प्रलेखों का प्रयोग लेखांकन को शुद्धता और सरलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगली अवधारणा है कैपिटल कॉन्सेप्ट यानी पूंजी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन करते समय पूंजी का लेखा अलग से किया जाता है। एकाकी और साझेदारी व्यापार में हर एक लेखांकन वर्ष में लाभ को पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जबकि लिमिटेड कंपनी में नहीं किया जाता है हस्तांतरित। अगली अवधारणा है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन अवधारणा। एक लेखांकन अवधि के दौरान व्यापार को जो भी लाभ प्राप्त होता है तो वो निश्चित रूप से स्वामी को समझता, यानी एक लेखांकन अवधि के दौरान व्यापार को जो लाभ प्राप्त होता है तो वो निश्चित रूप से स्वामी को समता यानी पूंजी में वृद्धि करता है। हम कई बिंदुओं में से इस अवधारणा को समझ सकते हैं। नीचे जो बिंदु दी गई हैं उन बिंदुओं के माध्यम से हम इन अवधारणा को समझेंगे कि क्या है ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट। यदि वर्तमान वर्ष में कोई आय अर्जित होती है जिसका कुछ भाग आगामी वर्ष का होता है तो उस भाग को वर्ष के दौरान प्राप्त कुल आय में से घटा दिया जाता है। यदि किसी आयगत व्यय का भुगतान वर्तमान वर्ष में किया जाता है जिसका एक भाग आगामी वर्ष का है तो इसके
उस भाग को वर्ष के दौरान प्राप्त कुल आयगत व्यय में से घटा दिया जाता है। इसी तरह लेखांकन अवधि के दौरान आयगत आय चाहे वो प्राप्त हो चुकी हो या फिर उपार्जित हो चुकी हो का लेखांकन किया जाता है। लेखांकन अवधि के दौरान सभी आयगत व्यय जिनका भुगतान किया जा चुका है या फिर होने वाला है उसका अभिलेखन किया जाता है, चाहे इसका वर्तमान वर्ष में वास्तविक रूप से भुगतान न हुआ हो। अगली अवधारणा को हम समझेंगे जो है कि लागत और व्यय के मिलान की अवधारणा, यानी मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापारिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार में पूंजी की वृद्धि को आय और वस्तुओं और सेवाओं की लागत को व्यय या हानि माना जाता है। व्यापार का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए लाभ और हानि का मिलान किया जाता है। मिलान करने पर आय अधिक होने पर लाभ और कमी होने पर हानि इस अवधारणा में मूल बिंदु है, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इसके 25 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वो क्या है? वो लेखांकन अवधि है। इसका सही जवाब होगा लेखांकन अवधि। अगला क्वेश्चन, जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वे सूचनाएं प्रदर्शित करती हैं किसको? जांच योग्यता को, उपयुक्तता को और प्रासंगिकता को, तीनों को ही प्रदर्शित करती हैं। वो तीनों ही सूचनाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में न बेचा जाएगा और न ही उसका परिसमापन होगा, वो क्या कहलाता है? वो सतत व्यापार कहलाता है। इसका सही जवाब होगा सतत व्यापार। नेक्स्ट, लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण क्या है? प्राथमिक गुण है प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और तुलनीयता। तीनों ही इसका प्राथमिक गुण है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? रूढ़िवादिता सिद्धांत के अनुसार और आय व्यय मिलान, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है रूढ़िवादिता और आय व्यय मिलान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत लेखांकन अवधारणा है चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विचार कि स्वामी व्यापार से पृथक है, इस अवधारणा, ये किस अवधारणा पर आधारित है? ये पृथक इकाई की अवधारणा पर आधारित है। सही जवाब होगा पृथक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में शामिल कर लिया है, सिद्धांत के उल्लंघन को दर्शाता है। ये किस सिद्धांत के उल्लंघन को दर्शाता है? इकाई अवधारणा। सही जवाब होगा इकाई अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 9, रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत इसमें लागू होता है? वसूली। सही जवाब होगा वसूली सिद्धांत लागू होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ क्या है? लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ क्या है? अर्थ है निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना। इसका ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन, वित्तीय विवरण में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना, ये किस पर आधारित है? ये सारता अवधारणा पर आधारित है। सही जवाब होगा सारता अवधारणा। अगला क्वेश्चन खुद से भी आपको आ रही है तो क्वेश्चन पे टिक करते चलिए। अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन अवधारणा, अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जाता है, मुद्रा मापन अवधारणा है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? तो इसमें से कौन लेखांकन अवधारणा नहीं है? उपार्जन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपार्जन। उपार्जन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है।
चालू व्यापार। इसका सही जवाब होगा चालू व्यापार। क्वेश्चन नंबर 15, छूट पर प्रावधान का सृजन निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार सृजन किया जाता है? किस अवधारणा के अनुसार? रूढ़िवादिता। सही जवाब होगा रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 16, रूढ़िवादिता अवधारणा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है संभावित हानियां लेकिन लाभ नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस अवधारणा के अनुसार सांयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुट नोट में दिखाया जाता है? किसको दिखाया जाता है? प्रकटीकरण को। प्रकटीकरण जो अवधारणा है इसके अनुसार सांयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुट नोट में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? इकाई अवधारणा। इकाई अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी से आहरण पर ब्याज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लाभ की आशा न करे और संभव हानियों के लिए प्रावधान जरूरी है। ये किसका कारण है? रूढ़िवादिता की अवधारणा है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का अर्थ क्या है? व्यवसाय अस्तित्व की धारणा का अर्थ है व्यवसाय और व्यवसायी का अलग अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न वर्षों में लेखांकन की एक समान नीतियों के होने का कारण क्या है? नियमितता की परंपरा। सही जवाब होगा नियमितता की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई कितने समय के अस्तित्व में रहेगी? अनिश्चित काल तक रहेगी। सही जवाब होगा अनिश्चित काल तक। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः आगम का लेखा किया जाता है किसके द्वारा? वस्तु की सुपुर्दगी के बाद। वस्तु की सुपुर्दगी के बाद आगम का लेखा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लागत मूल्य पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाती है? लागत अवधारणा। सही जवाब होगा लागत अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी के दायित्व के रूप में अभिलेखन के पालन का विश्वास दिलाता है? व्यापार की पृथक अवधारणा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यापार की पृथक अवधारणा। तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को अब हम जानने वाले हैं। तो क्या है दोहरी लेखा प्रणाली? इटली के वेनिस नगर के निवासी लूकस पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। इनके द्वारा लैटिन भाषा में लिखी गई पुस्तक डी कंप्यूटी एट स्क्रिप्चरिस में दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें पुरानी प्रणाली में सुधार करके तुलन पत्र, क्रय विक्रय आदि बहियों के प्रयोग की बात कही गई है। इस प्रणाली के बाद क्रय विक्रय, तुलन पत्र, लाभ हानि खातों का प्रयोग करना सिखाया जाता है और इन्हीं पर बहुत लंबे समय से शोध कार्य चल रहे हैं। हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स कोलकाता इस प्रणाली पर निरंतर शोध कार्य कर रहे हैं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में ये प्रणाली हमारे देश में प्रयोग की जानी शुरू हुई है। तब से इस प्रणाली पर निरंतर शोध कार्य चल रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक, सरल, क्रमबद्ध और स्पष्ट प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला पक्ष और दूसरा देने वाला पक्ष। पाने वाले पक्ष को डेबिट नाम और देने वाले पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। पाने वाले पक्ष को नाम यानी डेबिट और देने वाले को जमा यानी क्रेडिट कहते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली की परिभाषाएं क्या हैं? तो अलग अलग लोगों ने इसको परिभाषित किया है। आर.एन. कॉटर के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वो प्रणाली है जिसमें कि वैयक्तिक और अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। अगली जो परिभाषा है वो है विलियम विकिल्स की। इनके अनुसार पुस्तपालन की वो प्रणाली जिसको सार्वभौमिक रूप से प्रयोग किया जाता है, दूसरे द्वारा प्रत्येक व्यवहार के नाम के साथ उसका दूसरा पक्ष जमा है, ये दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। एम.जे. किलर के अनुसार एक उपक्रम में लेखाकर्म की सामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक व्यवहार के दो लेखे किए जाते हैं, एक नाम और दूसरा जमा। दोहरा लेखा प्रणाली के क्या लाभ हैं? दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य लाभों के कारण स्पष्ट व सरल प्रणाली माना गया है। तो कौन कौन से वो हैं? पहला, लेन देनों का पूर्ण लेखा, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस।
इस प्रणाली में खातों को मुख्यतः 3 भागों में लेखांकन किया जाता है। पहले भाग में व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता और तीसरा नाम मात्र खाता। इन विषयों पर विभाजित करके व्यवहारों लेन देनों का विवरण किया जाता है, जिसमें सभी खातों का शेष सरलतापूर्वक पता चल जाता है। दूसरा है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। हमें वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है, नॉलेज फाइनेंशियल पोजीशन। इस प्रणाली में तीनों नियमों के अंतर्गत लेखा किया जाता है। इससे हम मुख्यतः जान सकते हैं कि व्यापार में कितनी संपत्ति लगी है और कितना दायित्व है। इस आधार पर आगे की योजना भी बनाई जा सकती है। खातों की शुद्धता का पता लग सकता है, टेस्ट ऑफ अकाउंट एक्यूरेसी। प्रत्येक सौदे, घटना और लेन देनों के 2 प्रमुख पहलू होते हैं। इस प्रणाली में हर एक लेन देन को नाम और जमा किया जाता है। सारे लेन देनों के नाम पक्ष का कुल योग और जमा पक्ष को कुल योग बराबर होने के कारण कपट, गमन और धोखे की संभावना कम हो जाती है। शुद्ध लाभ की गणना होती है, एस्टिमेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तुलन पत्र बनाने के बाद व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। व्यापारी खाता में सकल लाभ और लाभ हानि खाता में शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। और क्या लाभ होते हैं दोहरी प्रणाली के? व्यावसायिक सूचनाओं का आकलन होता है, यानी एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। इस प्रणाली में आधारित लेखों में देनदारों, लेनदारों, ऋणदाताओं, दायित्व, ऋण, ह्रास, विनियोग, बीमा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। सूचनाओं का आकलन सही रूप से किया जाता है, जिससे व्यापार का स्वरूप निर्धारित किया जा सके। अगला जो फायदा होता है वो है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। इस प्रणाली से गत वर्ष के लाभ, हानि, क्रय, विक्रय आदि का तुलनात्मक अध्ययन सुचारू रूप से किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से व्यापार के विकास की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। लोकप्रिय प्रणाली, पॉपुलर मेथड। दोहरा लेखा प्रणाली लगभग सभी देशों में एक समान रूप से लोकप्रिय है। बैंक, बीमा कंपनियों, पूंजी कंपनियों, निगम आदि इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में विभिन्न बहियां हैं। कौन कौन सी बहियां हैं? जनरल, लेजर, कैशबैक। जनरल यानी रोजनामचा। ये प्रारंभिक लेख की पुस्तक नाम से भी जाने जाने वाले रोजनामचा में स्मरण बही या रद्दी बही के आधार पर सभी लेन देनों का विधि के अनुसार लेखा किया जाता है। जनरल बही में प्रारंभिक लेख की पुस्तक नाम से भी जाने जाने वाले रोजनामचा में स्मरण बही या रद्दी बही के आधार पर सभी लेन देनों का विधि के अनुसार लेखा किया जाता है। अगली है लेजर यानी खाता बही। रोजनामचा की प्रविष्टि को आधार मान करके खाता बही तैयार की जाती है। इसमें प्रत्येक संपत्ति, आय, व्यय और व्यक्ति की अलग अलग खाता खोला जाता है। रोकड़ी बही, कैश बुक, रोकड़ बही। इसमें नगद, बैंक और बट्टा संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है कैश बुक में। परचेसेस बुक यानी क्रय बही। इसे क्रय रोजनामचा या फिर बीजक बही भी कहा जाता है, क्रय बही को। इसमें जो माल उधार क्रय किया जाता है उसका लेखा किया जाता है परचेसेस बुक में। सेल्स बुक में यानी विक्रय बही में जो माल उधार बिक्री किया जाता है उसका लेखा होता है सेल्स बुक में। इसे दैनिक विक्रय बही अथवा दैनिक क्रय बही भी कहा जाता है। परचेस रिटर्न बुक, क्रय वापसी बही। जब किसी उधार क्रय माल को वापस किया जाता है तो उसकी प्रविष्टि क्रय वापसी बही में की जाती है। सेल्स रिटर्न बुक, जब उधार विक्रय करने के बाद किसी कारणवश माल वापस किया जाता है तो उसे विक्रय वापसी बही में प्रविष्टि की जाती है। बिल्स रिसीवेबल बुक यानी प्राप्य बिल बही। सभी देनदारों से स्वीकृत सभी प्रकार के विनिमय विपत्रों, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्रों आदि का उल्लेख किया जाता है प्राप्य बिल बही में। अगला बुक है देय बिल बुक यानी बिल्स पेबल बुक। व्यापारी जो बिल स्वीकार करता है इसमें उस देय बिल का लेखा होता है बिल्स पेबल बुक में। जनरल प्रॉपर में जो लेन देन और व्यवहार का उल्लेख उपयुक्त बहियों में नहीं किया जाता है, बाकी जितनी बहियां आपने देखा उसमें नहीं किया जाता है, उनका उल्लेख मुख्य रोजनामचा यानी जनरल प्रॉपर में किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली की लेखांकन संरचना है। लेखांकन लेखा प्रणाली की अवस्थाओं के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं।
ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, ये अवस्थाएं हैं, इसकी संरचना है। ट्रांजैक्शन के बाद मेमोरेंडम बुक में जाता है, स्मारक पुस्तक में। इसके बाद जनरल यानी रोजनामचा, फिर लेजर यानी खाता बही में। इसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में 4 तरह के अकाउंट समाहित होते हैं। विनिर्माण खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट्स, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट समाहित होते हैं अंतिम खाते में। इसके बाद अंतिम खाते का विश्लेषण और निर्वचन होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये है संरचना। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे खाता का अर्थ और खाता की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, फर्म, संपत्ति, आय, व्यय का लिखित वर्णन ही खाता कहलाता है, जिसमें एक तय समय पर जनरल के अनुसार, रोजनामचा के अनुसार संबंधित उचित लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक लेन देनों के 2 पक्ष होते हैं। नाम पक्ष को बाईं तरफ लिखा जाता है और जमा पक्ष को दाईं तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ प्रविष्टि किया जाता है। अन्य शब्दों में बाईं ओर दर्शाया गया नाम डेबिट और दाईं ओर दर्शाया गया जमा क्रेडिट कहलाता है। अकाउंट को संक्षेप में A/C, इसको अकाउंट लिखा जाता है इस तरीके से। खाता एक मुद्रा के रूप में वर्णित विशेष प्रकार के लेन देनों का औपचारिक लेखा होता है। तो ये है फॉर्मेट खाता बही का, यह है खाता बही का प्रारूप, इस तरीके का होता है। यहाँ पे डेबिट नाम है, यहाँ पे क्रेडिट नाम है, तो यह फॉर्मेट देख सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखा जाता है, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ पे जनरल फोलियो लिखा जाता है, जनरल फोलियो, यहाँ पे अकाउंट। इसके बाद फिर क्रेडिट नाम पे डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अकाउंट। खातों के प्रकार, कितने प्रकार के खाते होते हैं? हम जो भी लेन देन दैनिक जीवन में या व्यवसाय से संबंधित हैं, वे सदैव 3 प्रकार के हो सकते हैं। हम जो भी लेन देन दैनिक जीवन में या फिर व्यवसाय से संबंधित करते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, किसी व्यक्ति विशेष संबंध से लेन देन। दूसरा, संपत्ति, जायदाद या अधिकार से संबंधित लेन देन। और तीसरा, आय व्यय से संबंधित लेन देन। ये 3 प्रकार के लेन देनों के अनुसार इन 3 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स खोले जाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक या नाम मात्र खाता। तो इन तीनों खातों के बारे में एक एक करके हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट के बारे में। इस खाता के अंतर्गत प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि व्यक्तियों के खातों को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत खाते से ये जानकारी मिलती है कि कितनी राशि लेना है या फिर देना है। व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते यानी नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, यानी किसी विशेष व्यक्ति के खाते को प्राकृतिक व्यक्तियों का खाता कहा जाता है। व्यक्तियों के खाते जैसे कि राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स हैं। पूंजी खाता और आहरण खाता आदि को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तियों या फिर समूहों के खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सन्स और बॉडी ऑफ पर्सन्स अकाउंट। प्राकृतिक व्यक्तियों के समूह से बने कृत्रिम संस्थाओं के खातों को कृत्रिम व्यक्तियों के खाते में शामिल किया जाता है, जैसे कि बैंक खाता, फर्म खाता, रोटरी क्लब खाता, किसी कंपनी का खाता एक्सेट्रा। और तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्तियों के खाते यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का प्रतिनिधित्व करने, किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को प्रतिनिधि व्यक्तियों का खाता कहा जाता है। इसमें सेवा लेने या फिर देने के बदले अदत्त या पूर्वदत्त आय और व्यय को शामिल किया जाता है, जैसे कि अदत्त किराया खाता, अदत्त मजदूरी, पूर्वदत्त ब्याज एक्सेट्रा। दूसरा अकाउंट होता है वास्तविक अकाउंट यानी रियल अकाउंट। इसमें संपत्तियों और अधिकारों के खातों को वास्तविक कहा जाता है। संपत्तियों और अधिकारों के खातों को रियल अकाउंट कहते हैं। ये खाते व्यापार की वित्तीय स्थिति साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता का भी सही आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके बाद दो तरह के खाते हैं इसमें, मूर्त वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता, टेंजिबल पर्सन अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल पर्सन अकाउंट जिसमें क्रय विक्रय, छुए जाने, मापे जा सकने, देखे जा सकने आदि योग्य संपत्तियों के खाते को मूर्त वास्तविक खाता कहा जाता है, जैसे कि नगद खाता, भूमि खाता, भवन खाता एक्सेट्रा। ये टेंजिबल पर्सन अकाउंट्स हैं। इसी के साथ जो अमूर्त अकाउंट होता है, अमूर्त वास्तविक खाता, ये छुए और देखे ना जा सकने योग्य संपत्तियों के खाते को इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है, जैसे कि व्यापार चिन्ह खाता, ख्याति खाता और पेटेंट अधिकार खाता एक्सेट्रा। इन संपत्तियों को भी मुद्रा में ही मापा जाता है, इन संपत्तियों को भी मुद्रा में मापा जाता है और इनका किसी भी प्रकार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा, नाम मात्र या अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट्स। व्यापार से संबंधित प्राप्ति, आय व्यय हानियों के खातों को नाम मात्र खाता कहते हैं। वेतन खाता, मजदूरी खाता, हरास खाता, दान खाता, ब्याज भुगतान खाता, ब्याज प्राप्ति खाता आदि ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स के उदाहरण होते हैं, अवास्तविक खाते होते हैं। इन खातों के माध्यम से एक निश्चित अवधि में व्यवसाय में कुछ आय अथवा प्राप्तियों और व्यय अथवा हानि आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो खाते जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, व्यक्तिगत खाता होता है, वास्तविक खाता होता है और नाम मात्र खाता अथवा अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत तीन खाते होते हैं, प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते और प्रतिनिधि व्यक्तियों खाते। अभी ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये तीनों खाते कैसे होते हैं, कृत्रिम कौन होता है, प्रतिनिधि व्यक्तियों खाते कौन होते हैं और प्राकृतिक खाते कौन होते हैं। वास्तविक खाते में दो खाते होते हैं, मूर्त वास्तविक खाता होता है और अमूर्त वास्तविक खाता होता है। और नाम मात्र या फिर अवास्तविक खाते के अंतर्गत दो खाते आते हैं, व्यय और हानियां और आय और प्राप्तियां। तो यहाँ से ये चैप्टर भी खत्म होता है और अब आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ? सही जवाब है सी, लूकस पेसियोली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी कंप्यूटी सेट एंड स्क्रिप्चरिस कब प्रकाशित हुई थी? 1494 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1494 में प्रकाशित हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था कहलाती है? क्या कहलाती है प्रथम अवस्था? रोजना मचा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानियों और व्ययों के नाम कीजिए। हानियों तथा व्ययों को नाम कीजिए और प्राप्तियों और आयों को जमा कीजिए। ये किस पे लागू होता है? ये नाम मात्र खाता पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, ये लागू होता है किस पे? व्यक्तिगत खाता पे। सही जवाब होगा व्यक्तिगत खाता। अगला क्वेश्चन है, द्विअंकन लेखांकन के लिए आवश्यक है? द्विअंकन लेखांकन के लिए क्या आवश्यक है? प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि इस प्रकार हो कि उसकी कुल राशि का लेखा भिन्न खातों के लाभ और जमा पक्ष में हो। अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है? किसकी ऋणी है? अपनी उत्पत्ति की ऋणी है। सही जवाब होगा लूकस पेसियोली का ये प्रणाली है, सिद्धांत है। दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय क्या है? प्रत्येक प्राप्ति के लिए नाम और प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना, ये दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय है। अगला क्वेश्चन, स्वामी का खाता है? व्यक्तिगत खाता। सही जवाब होगा व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्राप्य ऋण की स्थिति में किस खाता को जमा किया जाता है? देनदार खाता को। सही जवाब होगा अप्राप्य ऋण की स्थिति में देनदार खाता को जमा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैंक अधिविकर्ष खाता है? व्यक्तिगत खाता। अदत्त वेतन है? इसका सही जवाब होगा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अदत्त वेतन है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संचय खाता और लाभांश समानीकरण कोष खाता है? नाम मात्र खाता। सही जवाब होगा नाम मात्र खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमाप्त व्यय है? असमाप्त व्यय कौन है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता असमाप्त व्यय है। व्यापारिक चिन्ह खाता कौन है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता व्यापारिक चिन्ह खाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयंत्र और मशीनरी खाता है कौन सा? मूर्तमान वास्तविक खाता, ये संयंत्र और मशीनरी खाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया गया है, किसमें वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में किया गया है व्यक्तिगत खाते को, कृत्रिम, प्राकृतिक और प्रतिनिधि, अभी आपने ऊपर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 18, पेटेंट अधिकार खाता है कौन सा? अमूर्त वास्तविक खाता, पेटेंट अधिकार खाता अमूर्त वास्तविक खाता है। किससे कितना रुपया लेना है और किससे कितना रुपया देना है, ये जानकारी प्राप्त होती है व्यक्तिगत खाता के जरिए। क्वेश्चन नंबर 20, भूमि खाता उदाहरण है किसका? वास्तविक खाते का। बैंक का खाता है कृत्रिम व्यक्तियों का खाता। क्वेश्चन नंबर 22, क्रय व्यय या हानि और आय व्यय की जानकारी प्राप्त होती है नाममात्र खातों से। अगला क्वेश्चन, व्यापार की वित्तीय स्थिति और आर्थिक सुदृढ़ता की सही जानकारी प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? वास्तविक खाता से प्राप्त होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, मरम्मत खाता, मरम्मत खाता कौन सी है? वास्तविक खाता है। क्वेश्चन नंबर 25, उपहार खाता कौन सा है? वास्तविक खाता उपहार खाता होता है। और यहीं से आज का सेशन भी समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के जितने भी लेसन हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब 2 से 3 लेसन और रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ आपको उसी टाइम मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा तो उसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।